Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture, we will study about erythrocyte sedimentation rate or ESR. एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और ESR ये एक हेमाटोलॉजिकल टेस्ट है जो कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फ्लेमेशन है, टिश्यू डैमेज की वजह से हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन आ रही है तो उसको डायग्नोस करने के लिए करवाया जाता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ESR. इट रिवील्स इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इन योर बॉडी. जैसे कि मैंने प्रीवियसली बता दिया कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा या कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए करवाया जाता है ESR. इसके अलावा CRP होते हैं, R इफेक्टर होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे होते हैं. इसी तरह एक टेस्ट होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. अगर हम लोग इसके प्रिंसिपल की तरफ चले, व्हेन एंटीकोएगुलेटेड ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड वर्टिकली, RBCs will settle towards bottom of the tube till they form a packed volume in a given interval of time. अब इसके लिए हमें चाहिए होता है ADTA ब्लड. ADTA वाइल का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें एंटीकोगुलेंट होता है इथाइलिन डाइमाइन ट्राइसिटिक एसिड. जब हम लोग ब्लड को उसमें डालते हैं तो प्रॉपरली हम लोग उसको शेक करते हैं ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो जाए. तो वो वाला हमें EDTA वाइल वाला इसके लिए सैंपल चाहिए होता है. सैंपल लेने के बाद हम लोग इसको ESR रोड में लगाते हैं विद द प्रॉपर डाइल्यूशन ऑफ सोडियम 3.8% सोडियम सिट्रेट. सेपरेट ट्यूब में डाइल्यूट करने के बाद जब हम लोग इसको ESR रोड में लगाते हैं तो इसका प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग उसको वर्टिकली छोड़ देते हैं. वर्टिकल होता है ये पोजीशन, ठीक है. तो हम लोग इसको सीधा जो हमारा ESR रैक होता है उसमें हम लोगों ने इसको तकरीबन 1 आवर के लिए छोड़ देना होता है. 1 आवर छोड़ने के बाद हम लोग उस पर रीडिंग नोट कर लेते हैं कि हमारा ESR है वो कितना आया है. तो ये आगे हम लोग अभी इसके मेथड में पढ़ेंगे प्रॉपरली कि किस तरह से ESR लगाया जाता है. पहले अगर हम लोग इसके नाम का यहाँ पे एक बार मतलब समझ लें. एरिथ्रोसाइट एक मैच्योर RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट. सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन. रेट मतलब कितने टाइम में जो एक मैच्योर RBC है वो सेटल डाउन हो रहा है. नेक्स्ट चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ. ESR इज डिटरमिन्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन टू फैक्टर्स RBCs एंड फिब्रिनोजेन. अब ESR के लिए हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान इंट्रैक्शन होता है. दो चीज़ों की वजह से हमारे पास इसका रिजल्ट आता है. एक तो RBCs की वजह से और एक फिब्रिनोजेन की वजह से. RBCs हमारे ब्लड सेल्स होते हैं और फिब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है. इन नॉर्मल कंडीशंस RBCs डोंट फॉर्म रोलेक्स एज कंटेन नेगेटिव चार्ज, बट इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस fibrinogen adhere to RBC surface neutralize its negative charge and form Rolex. अब इसका क्या मतलब है. अगर उन्होंने कहा है नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारे RBCs होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ एडहेयर नहीं करते, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, रोलेक्स नहीं बनाते, एक गुच्छा एक स्टैक नहीं बनाते. स्टैक कैसे होता है, जैसे कि अगर हम लोग ऐसे कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स रखते जाएं, ठीक है, ये एक स्टैक बन जाता है. ठीक है, इस तरह RBCs एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर रोलेक्स बनाते रहते हैं. ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है RBCs रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं करते. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. लेकिन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में क्या होगा, फिब्रिनोजेन जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है इसने क्या करना होता है RBCs की सरफेस के साथ जाके बाइंड कर देना होता है, उसके सरफेस के साथ जाके एडहेयर कर देना होता है. अब ये जब RBCs के सरफेस के साथ जाके एडहेयर करेगी तो इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी. किन कंडीशन में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तब. नॉर्मल कंडीशन में ये RBCs की सरफेस पे एडहेयर नहीं करेगी, इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करेगी. लेकिन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ये जाकर RBCs की सरफेस के साथ बाइंड करेगी और उसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी. अब न्यूट्रलाइज होने की वजह से क्या होगा, वो रोलेक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे. किस तरह से, जैसे कि मैंने अगर हम लोग एक नॉर्मल RBC देखें ना तो वो कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, सेंटर से में इस तरह से जो स्पेस होती है ना वो उसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्लियर नज़र आ रहा होता है. ठीक है, अगर हम लोग ये हमें नज़र आ गया इसका टॉप व्यू. अगर इसका साइड व्यू देखें ना तो वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, अब क्या होगा, RBCs रोलेक्स किस तरह बनाएंगे, इस तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे. ठीक है, इस तरह से ये एक रोलेक्स बना देते हैं.
नेक्स्ट चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ। अब ESR टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ESR स्टेंट चाहिए होता है, ESR रोड चाहिए होता है, EDTA ब्लड चाहिए होता है और 3.8% सोडियम सिट्रेट चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में हमें पाइपेट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नेक्स्ट हम लोग मेथड जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ये हमें क्यों रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसके लिए दो मेथड हैं, एक है वेस्टर्न ग्रेन मेथड और दूसरा हमारे पास है विंट्रॉप मेथड। अब इसमें से हम लोग जो लैब में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं मेथड वो है वेस्टर्न ग्रेन मेथड। जो विंट्रॉप मेथड है ये हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये लेस सेंसिटिव है, उसमें जो टेस्ट है जो रिजल्ट है वो रिलायबल नहीं होती। अब हम लोग वेस्टर्न ग्रेन मेथड और विंट्रॉप मेथड में डिफरेंस देख लेते हैं। जो वेस्टर्न ग्रेन मेथड के लिए हम लोग ट्यूब यूज़ करते हैं उसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर, जिसकी जो लोअर 20 सेंटीमीटर होते हैं वो मार्क हुए होते हैं 0 से 200 mm तक। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन दोनों ट्यूब्स को। ये हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ना फॉर एग्जांपल ये 30 सेंटीमीटर की ट्यूब है जिसके अब यहाँ से फॉर एग्जांपल लोअर 20 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 60, इस तरह करते करते यहाँ पर आ जाता है 120। यहाँ तक होता है ना तो वो नीचे तक मार्किंग नहीं गई होती, ठीक है। मतलब ये काउंट कहाँ तक होता है हमारे पास 200 mm तक। अब किस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, सबसे पहले हमारे पास ना एक होता है रैक इस तरह से, ठीक है। उसमें हम लोग अपनी टेस्ट ट्यूब प्लेस करते हैं, उसमें हम लोग डालते हैं 3.8% सोडियम सिट्रेट। ये हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर होता है 3.8% सोडियम सिट्रेट। अब हम लोगों ने कितना सोडियम सिट्रेट लेना होता है, कितना ब्लड लेना होता है, हमें चाहिए होती है 1:4 की डाइल्यूशन, ठीक है। 1 पार्ट हमें चाहिए होता है केमिकल का मीन सोडियम सिट्रेट का और 4 पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं ब्लड के। अब आप दो तरह से इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, एक तो आप इसके थ्रू मेजरमेंट ले सकते हैं कि आप इसमें से ना 50 mm आप इसके थ्रू उठाएं सोडियम सिट्रेट और देन इसमें सोडियम सिट्रेट डालने के बाद आप इसमें 200 mm ब्लड लें और इसमें डाल दें। ये हमारे पास कितने की डाइल्यूशन बनती है यहाँ पे 250 mm की यहाँ पे हमारे पास इस ट्यूब में सोल्यूशन बन गया। अब इसमें से हम लोगों ने अपने ESR रोड में कितना सोल्यूशन लेना होता है 0 पॉइंट तक, 0 से 200 mm मीन्स कि हम लोग 200 mm अपनी इस ESR रोड में सोल्यूशन ले लेंगे। लेने के बाद हम लोगों ने इसको प्लेस कर देना होता है ESR स्टैंड में। यहाँ से हमारे पास क्लिप होता है जिसको हम लोग अपराइट पोजीशन में करते हैं और इसमें हम लोग ट्यूब को प्लेस कर देते हैं और उस क्लिप को बंद कर देते हैं और 1 आवर के बाद हम लोग रिजल्ट को नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ESR जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन है वो 30 तक आई है तो हम कहेंगे इसका ESR है 30, 15 तक आई है, 10 तक आई है तो हम लोग कहेंगे इसका ESR है 10 या 15। एक ये हमारे पास हो गया, ये मैंने बता दिया वेस्टर्न ग्रेन का, ठीक है। जो दूसरी हमारे पास ट्यूब होती है वो होती है विंट्रॉप्स ट्यूब। अब इसके हमारे पास किस तरह से होता है, अब ये होती है हमारे पास 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इसके जो लोअर 10 सेंटीमीटर होते हैं वो मार्क हुए होते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये हमारे पास 100 mm तक मार्क हुई होती है, जबकि ये हमारे पास मार्क हुई होती है 200 mm तक। और इसमें भी हम लोगों ने सिंपली इसी तरह ही करना होता है, डाइल्यूशन बनानी होती है और इसमें हम लोगों ने सैंपल को प्लेस कर देना होता है, ESR रोड में लगाना, ESR स्टैंड में लगाना होता है और आफ्टर 1 आवर हम लोगों ने रिजल्ट्स को नोट कर लेना होता है। अब एक तो मैंने बताया था कि 1:4 की हम लोगों ने डाइल्यूशन किस तरह से बनानी होती है। एक तो मैंने इसमें बताया था कि हम लोग इसमें क्या लेंगे 50 mm हम लोगों ने इसमें ले लिया सोडियम सिट्रेट, ठीक है। और 4 पार्ट्स हम लोगों ने मतलब 200 mm हम लोगों ने इसमें क्या ले लिया ब्लड, जो कि हमारे पास होता है EDTA वाइल वाला। अगर इसको अगर हम लोग देखें 0, 0 से कट गया 5 बंदा 5, 5 4 दा 21:4 की हमारे पास डाइल्यूशन तैयार हो गई है। लेकिन अब इसमें क्या होता है जब हम लोगों ने 50 mm सोडियम सिट्रेट
इस ट्यूब के लिए ट्यूब के थ्रू मेजर करने के लिए सोडियम सिट्रेट की बोतल में हम लोग डालते हैं ये रॉड, तो हमारा जो बाकी केमिकल है वो कंटेमिनेट होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने पाइपेट की हेल्प से लेना। पाइपेट की हेल्प से हम लोग किस तरह से लेंगे, ये भी आप देखें 201 द 200 200 फॉर द 800, ये भी हमारे पास 1:4 की डाइल्यूशन तैयार हो गया। तो आप लोग ये इजी वे में भी इसकी डाइल्यूशन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टेजेस। हम लोग ने 1 आवर का टाइम देना होता है। उस 1 आवर में हो क्या रहा होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले होती है रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन होती है फर्स्ट 10 मिनट्स में, और इस टाइम जो रोलेक्स फॉर्मेशन होती है ये वो होती है स्लो। जो आरबीसी इसका सेडिमेंटेशन रेट होता है वो होता है स्लो। अब इसमें क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन में आरबीसीज एक कॉइन लाइक स्टैक की तरह एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन होते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को, ठीक है, बारी बारी हम लोग सब स्टेप को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, रोलेक्स फॉर्मेशन, जिसमें आरबीसीज हमारे होते हैं वो कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर बाइंड होते जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक आरबीसी है, फिर उसके ऊपर दूसरा आरबीसी आया, फिर तीसरा, इस तरह यहाँ पे भी जो आरबीसी है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन इसमें मैंने बताया ये 10 मिनट्स का टाइम होता है, और इस टाइम जो आरबीसी का सेडिमेंटेशन रेट होता है वो स्लो होता है। नेक्स्ट आ रही है स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन। इसका टाइम पीरियड होता है 40 मिनट्स। अब इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज के जो हमारे पास रोलेक्स बने हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बॉटम की तरफ सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता बॉटम साइड पर आ रहे होते हैं, और इस टाइम जो हमारा सेडिमेंटेशन रेट होता है वो होता है फास्ट। फर्स्ट स्टेप जो हमारा 10 मिनट्स का था वो था स्लो। नेक्स्ट जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 40 मिनट्स का होता है, और इसमें जो आरबीसीज हैं वो फास्टली सेटल डाउन हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ पैकेजिंग। लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो आरबीसीज हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर बॉटम साइड पर सेटल डाउन हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आरबीसी सेटल डाउन हो गए। स्टेज को कहा जाता है स्टेज ऑफ पैकेजिंग। इसका भी टाइम 10 मिनट्स होता है। फॉर 1 आवर हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। 40 मिनट्स स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन का, 10 मिनट्स रोलेक्स फॉर्मेशन का, और 10 ही मिनट्स स्टेज ऑफ पैकेजिंग का। अब यहाँ पे आरबीसी सेटल डाउन हो गए। इस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आता है बफी कोट, जिसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा इस सारी स्पेस में, ठीक है। अब आरबीसी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ईएसआर की ट्यूब। किसी का यहाँ पर हमारे पास ये जो आरबीसी का ईएसआर जो रेट आया है वो आया है 60 mm/h। नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 10 to 15 mm/h। अगर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो तो वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट किन कंडीशंस में डिक्रीज करता है। अब नॉर्मली ये सार वैल्यू मैंने बताई है वो होती है 0.0 to 15 mm/h मिलीमीटर/h। 1 घंटे में इसकी इतनी वैल्यू आनी चाहिए। कि फीमेल्स में इसकी ये वैल्यू होती है, अगर मेल में देखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है 0 से 10 मिलीमीटर/h मेल्स में। अब ये किन कंडीशंस में डिक्रीज करती है, पॉलीसाइथीमिया में। पॉलीसाइथीमिया is basically a condition in which our body produces a large amount of RBCs। पॉलीसाइथीमिया में हमारे पास क्या होते हैं, RBCs की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से रोलेक्स फॉर्मेशन होने में मुश्किल आती है। इसके अलावा एलर्जी में भी ESR कम होता है, न्यूबॉर्न बेबीज में भी ESR कम होता है। इसके अलावा सिकल सेल डिसऑर्डर में भी ESR कम होता है। सिकल सेल डिसऑर्डर में भी ESR किस तरह से कम होता है, सिकल सेल में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे आरबीसीज की शेप होती है ना वो कुछ इस तरह से हो जाती है। आरबीसीज की शेप थोड़ी इरेगुलर हो जाती है। इसकी इरेगुलर शेप होने की वजह से रोलेक्स फॉर्मेशन में डिफिकल्टी आती है, जिसकी वजह से सिकल सेल डिजीज में भी ESR कम होता है। अब ये किन कंडीशंस में ज़्यादा हो सकता है, टीबी में,
सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस अब एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम हमारी अपनी ही बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ को अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स की जो टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज होंगे और इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसमें भी ESR रेट इंक्रीज करता है। बेसिकली कोई भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो, टिश्यू डैमेज हो, कोई भी इस तरह की कंडीशन हो तो ESR रेट इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा ट्रोमा में भी इंक्रीज करता है, UTI में भी इंक्रीज करता है। UTI क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें हमारी जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें डिफरेंट बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं और हमारे यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इंक्रीज करता है, प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज कर सकता है। HIV में इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसमें भी ESR रेट इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा आर्थराइटिस में भी ESR रेट इंक्रीज कर सकता है। आर्थराइटिस में भी क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में पेन होती है, इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गाउट हो सकता है, तो इसमें भी ESR रेट इंक्रीज कर जाता है। अब ESR हम लोगों को विदिन 2 आवर्स सैंपल लेने के विदिन 2 आवर्स परफॉर्म कर लेना चाहिए। अगर 2 आवर्स के लिए आपने परफॉर्म नहीं करना तो इसको -4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर लें। अगर और लेकिन -4 डिग्री सेल्सियस पर भी आपने कब तक स्टोर करना है? 6 आवर्स तक, मतलब 6 आवर्स से ज़्यादा डिले नहीं करना। विदिन 6 आवर ESR टेस्ट की प्रोसेसिंग कर लेनी है। अब इसमें एरर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आपकी ट्यूब डर्टी है या आपने एंटीकोगुलेंट्स नहीं यूज़ किए, क्लॉटेड ब्लड यूज़ किया, इसके अलावा हीमोलाइज सैंपल यूज़ किया, या फिर जो आपने ESR स्टैंड में ESR रोड प्लेस किया वो इम्प्रॉपर तरीके से प्लेस किया। अगर 3% भी आपकी ESR रोड थोड़ी सी भी टेढ़ी अगर ESR स्टैंड में प्लेस हुई तो आपका, अगर 3% मैंने बताया 3% भी आपकी ESR रोड जो है वो 3% भी टेढ़ी है तो उसका आपके रिजल्ट पर 30% इफेक्ट पड़ेगा। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Thank you so much. जज़ाकल्लाह।